किसने सोचा था कि रे के हाथ में एक साधारण दूध का कार्टन जेल से भागने का जरिया बन जाएगा। जैसे ही उसने वह कार्टन खोला, उसमें से एक पतली प्लास्टिक शीट निकली। मौका मिलते ही उसने उसे गेट के पास लगे पासवर्ड ताले पर चिपका दिया। जब गार्ड पासवर्ड डालता था तो उसकी उंगलियों के निशान उस पर छप जाते थे। इसके बाद ट्रायल तरीके से उसने जल्दी ही पासवर्ड का पैटर्न्स पता लगा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अपना हाथ गेट के बाहर कैसे निकालना है। पहले उसने टॉयलेट पेपर के छोटे छोटे गोले बनाकर उन पर टूथपेस्ट लगा दिया। साथ ही उसने उन्हें एक बड़े कागज की शीट में लपेटकर एक चिपचिपा गोला बनाया। हालांकि कैमरा इसे नोटिस न कर ले, इसलिए उसने पहले से ही गार्ड की रोज की आदत को सीख लिया था। हर बार जब गार्ड उसे उसकी कोठरी में छोड़ता तो वह बाहर सिगरेट पीने चला जाता और समय बिताता। इस तरह निगरानी कमरा हर रोज 7 मिनट के लिए खाली रह जाता। यही रे का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट बन गया। उसे पता था कि एक सफल जेल से भागने के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, आदत की जानकारी। दूसरा, जेल का नक्शा समझना। और तीसरा, बाहर एक साथी होना। अब उसके पास पहले 2 हिस्सों की पकड़ था और उसे जेल की बनावट की पूरी जानकारी भी थी। उसके साथ ही उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी देखी, जो कि एक फायर स्टेशन थी। रे के पास केवल काली कोठरी का स्थान था। सब कुछ समझ लेने के बाद उसने अपनी योजना शुरू की। एक दिन उसने जानबूझकर एक कैदी को मार दिया। ठीक वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। गार्ड ने सजा के तौर पर उसे काली कोठरी में डाल दिया। अब जब गार्ड उसे खाना देने आया तो उसने चुपके से कागज के गोलों को छोटे खिड़की के ताले में रख दिया, जिससे वह खिड़की आसानी से खुल गई। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी ही तोड़ लिया। जैसे ही वह काली कोठरी से बाहर निकला, उसने 1 मिनट पहले की निगरानी सिस्टम की रिकॉर्डिंग चला दी। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी हवा की नली की तलाश की और जब गार्ड समय बिताने लगे, रे नली में रेंग कर निकल गया। इस बीच उसका सहयोगी भी समय पर आ गया था। उसने आग का अलार्म बजाने के लिए एक छोटी कार को फोड़ दिया। गार्डों ने सीसीटीवी चेक किया, किंतु सब कुछ सामान्य दिखा। रे पहले ही फायर स्टेशन में घुस चुका था और जल्दी से फायर फाइटर की वर्दी पहन ली। अंत में वह फायर ट्रक के नीचे छिप गया और घटना स्थल तक पहुंच गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक से बाहर निकल गया, अपने सहयोगी की कार में बैठ गया और वहां से सफलतापूर्वक भाग गया। यह रे की 14वीं सफल जेल से भागने की घटना थी। तब खुलासा हुआ कि वह कोई आम अपराधी नहीं था। असल में उसका काम जेलों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण करना था। वास्तव में वह एक सुरक्षा कंपनी का मालिक था। इसी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी भागने की क्षमता से साबित कर देता कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वह इतने सारे जेलों से भाग चुका था कि लोग कहते थे यह व्यक्ति किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत सख्त और गुप्त जेल में जाना होगा, जिसका नाम या स्थान किसी से बताने का आदेश नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था। इसके बावजूद रे ने हामी भर दी, क्योंकि उसे लगा कि करोड़ों डॉलर का ऑफर इसके लायक है। किसने सोचा था कि पैसा सच में किसी को भी कुछ करवा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक गुप्त निकास कोड दिया, जिसे वह किसी भी गड़बड़ी होने पर इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग यंत्र भी लगा दिया। जल्द ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार कराया जाना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसे बिजली का झटका दिया। वह कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग यंत्र निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब सी जेल में पाया, जहां हर कमरा कांच का बना था और चारों ओर कैमरे लगे थे। ये जेल पूरी तरह हवा में लटकी हुई थी, ताकि कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने के बारे में सोच भी न सके। ये देखकर राय को तुरंत समझ आ गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए उसने गुप्त कोड बोला, लेकिन जेल का वार्डन बहुत ही बुरे दिमाग का आदमी था। उसने कुछ सुने बिना ही राय को फिर से बंद कर दिया। अब यहाँ एक राज सामने आया। दरअसल वह वार्डन राय के दुश्मन के साथ मिला हुआ था। कुछ देर बाद राय ने देखा कि यहाँ के गार्ड पूरी तरह हथियार बंद रहते हैं और उनके चेहरों पर काले मास्क होते हैं। गार्डों की संख्या कैदियों से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए वे जब चाहें किसी को भी मारना पीटना शुरू कर देते थे। इसी दौरान कैदियों को सजा देने के लिए एक डरावना कमरा बनाया गया था। वहां घुसते ही आंखें तेज रोशनी से चकाचौंध हो जाती थीं। लेकिन दर्द सहते हुए भी राय ने किसी तरह उस कमरे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तभी उसकी नजर फर्श पर लगी एक स्टील की प्लेट से जुड़ी कील पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर आकर उसने अपनी योजना पर काम शुरू किया। अब उसे जेल से निकलने के लिए किसी मददगार की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने खुद का परिचय देना शुरू किया, एक आदमी जिसका नाम टायसन था उससे दोस्ती करने आया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राय ने कुछ छिपाया नहीं और साफ कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को वापस फेंके। अगर तुम यह मेरे लिए लाओगे
तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। टायसन ने भी हामी भर दी। इसके बाद वह सीधे वार्डन के पास गया और राय की बुराई करने लगा, जिससे वह पागल वार्डन गुस्से में आ गया और उसे पानी की सजा देने लगा। लेकिन इस बीच टायसन ने चालाकी से उस कमरे का नाले का ढक्कन निकाल लिया। खूब पिटाई खाने के बाद उसने वह ढक्कन राय को दे दिया। टायसन की समझदारी देखकर राय ने अपनी असली पहचान बताई। मैं एक जेल तोड़ने वाला हूँ। साथ ही उसने यह भी कहा कि यह जेल ऊपर नीचे की बनावट में बनी है, यानी यह जेल जमीन के नीचे है। असल में जब राय सजा के कमरे में था तब उसने नीचे से पानी की आवाजें सुनी थी, जिसका मतलब था कि वहां किसी तरह की पानी की नली है जो उनके भागने का रास्ता बन सकती है। इसके बाद टायसन ने जानबूझकर जेल के गुंडों यानी मार्को भाइयों से झगड़ा किया। वहीं राय ने अपनी हथेली में ब्रेड का एक टुकड़ा छिपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में हंगामा और लड़ाई शुरू की, दोनों को प्लान के मुताबिक सजा के कमरे में डाल दिया गया। वहां पहुंचते ही राय ने तुरंत नाले का ढक्कन निकाला और उसकी चमक को कीलों पर फोकस किया। कुछ ही देर में तेज गर्मी की वजह से कीलें गर्म होकर ढीली पड़ने लगीं और निकल आईं। उसने कुछ सेकंड में सभी कीलें निकाल दी। फिर उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में लिया और टायसन को इशारा किया कि गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। टायसन ने तुरंत हरकत की, जिससे वार्डन का ध्यान उसकी ओर गया। इसी बीच राय ने गीली ब्रेड को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर की रिकॉर्डिंग न दिख सके। इसके बाद वह फर्श के नीचे से उतर गया और नली में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में एक तार गलती से टूट गया, जिससे पानी बहने लगा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीच तैरते हुए एक विशाल जहाज पर बनी हुई थी, जहां से भागना लगभग असंभव था। इस बीच पानी लीक होकर जेल में भरने लगा, जिससे सजा के कमरे में बंद कैदी छूट गए। सौभाग्य से राय ने गार्डों से बचकर वक्त रहते वापस लौटकर खुद को बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। असल में वार्डन को फर्श पर पड़ी कीलें मिल गईं, जिससे उसे समझ आ गया कि राय ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। इसके बाद उसने तुरंत एक व्यक्ति को कॉल किया और राज खुला कि जिसने राय को इस जेल में फंसाया था वह और कोई नहीं बल्कि उसका बिजनेस साथी लेस्टर था, जिसने लालच में आकर यह चाल रची थी। अब अगले दिन राय पर सजा के बादल मंडराने लगे। जब भी वह सोने की कोशिश करता, गार्ड उसे जगा देते और मौका पाकर उसे बेरहमी से पीटते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राय पूरे दिन बेहोशी और थकावट की हालत में रहता। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड उसे हर दिन डॉक्टर के कमरे में ले जाने लगे। इतने सारे जख्म, इतनी सारी दर्द भरी यादें, इतनी टूटी हुई उम्मीदें, फिर भी राय ने अपनी लड़ाई जारी रखी। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद जब यातना का सिलसिला खत्म हुआ तो उसने फिर से अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। दरअसल खाने का बहाना बनाकर वह टेबल के नीचे एक डायरेक्शन बताने वाला यंत्र, डायरेक्शन डिटेक्टर, तैयार करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात मार्को से हुई और उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक शानदार प्लान बनाया। योजना के अनुसार मार्को वार्डन के पास गया और झूठ बोल दिया, मेरे पास एक गुप्त जानकारी है जो मुझे डेक पर जाकर देनी है। ये सुनकर वार्डन ने उसे डेक पर जाने की अनुमति दे दी। अब वहां पहुंचकर मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मापना शुरू किया, लेकिन यह राय के लिए काफी नहीं था। उसने देखा कि जब पानी फ्लश किया जाता है तो वह उल्टी दिशा में घूमता है। इन सभी डेटा का विश्लेषण करने के बाद राय ने निष्कर्ष निकाला कि वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। फिर उसने एक नए आए कैदी से पूछा तो पता चला कि ये नवंबर महीना है। इसके बाद अपने शरीर के तापमान के अनुसार राय ने अनुमान लगाया कि यह जेल मोरक्को के तट के पास कहीं है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने जेल की सटीक लोकेशन पता कर ली। लेकिन अब सवाल था, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए? तभी टायसन बोला, अगर हम किसी तरह मेरा संदेश बाहर मेरे लोगों तक पहुंचा दें तो फिर हमें यहाँ से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर राय के मन में विचार आया कि शायद जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अनुसार टायसन ने जानबूझकर राय पर हमला किया ताकि उसे डॉक्टर के पास भेजा जाए। इस तरह कई दिनों तक राय बीमार होने का नाटक करता रहा और रोज डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर भी अब राय के दर्द को सह नहीं सका और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ यह भी पता चला कि डॉक्टर खुद भी उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने वादा किया कि वह राय को उसके परिवार से मिलाने में मदद करेगा। फिर उसने चुपके से राय का संदेश टायसन के लोगों तक पहुंचा दिया। फिर रात में वार्डन ने देखा कि राय दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में वह मॉर्स कोड था। जब वार्डन ने उसे डिकोड किया तो उसमें लिखा था कि कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। यह देखकर वार्डन के होश उड़ गए। उसने तुरंत सी ब्लॉक की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी। अब उसे कौन बताता कि यह तो राय का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 गार्ड बचे थे। अगले ही सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राय, टायसन और मार्को भाग निकले। भागते हुए राय कैमरे के सामने आया
और वार्डन का मजाक उड़ाया। गुस्से में वार्डन ने आदेश दिया, सारे गेट बंद करो। तब तक तीनों पाइपलाइन के रास्ते जेल की छत की ओर चढ़ चुके थे। जब वे डेक के बिल्कुल पास पहुंचे तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने रोक लिया। उसे खोलने का एक ही तरीका था, पूरी जेल की बिजली बंद करना। दूसरी तरफ वार्डन ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और सभी गार्ड उनके पीछे लग गए। भागते भागते मार्को को गोली लग गई। उसने समझ लिया कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा, भागो, और खुद गार्डों को रोकने लगा। किसी तरह राय नीचे पावर रूम तक पहुंचा और पूरी जहाज की बिजली बंद कर दी। ऊपर जैसे ही गेट खुला, टायसन तुरंत डेक पर पहुंच गया। सौभाग्य से वहां एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था, लेकिन टायसन का जज्बा इतना मजबूत था कि वह राय को अकेला छोड़कर नहीं जा सका। उसने मशीन गन उठाई और गार्डों पर गोलियां बरसाने लगा। इसी बीच राय छिपकर वाटर टैंक में चला गया, जहां उसे ढूंढना मुश्किल था। यह देखकर वार्डन ने तुरंत आदेश दिया कि जहाज को फिर से शुरू किया जाए। इससे वाटर टैंक ऑटोमेटिक फ्लश होने लगा और राय सीधा समुद्र में जा गिरा। वार्डन राय की चाल देखकर दंग रह गया। इसी दौरान टायसन ने उसकी तरफ एक गन फेंकी। राय ने तुरंत पकड़ ली और कुछ गोलियां चलाईं, जिससे पीछे रखे ऑनेल ड्रम्स में धमाका हो गया। धमाके में वार्डन की मौत हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया और दोनों अफ्रीकी तट तक पहुंच गए। तभी सामने से एक कार आई और उसमें से एक लड़की उतरी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका थी, वही जिसने राय को यह मिशन दिया था। तभी राय को पूरी कहानी समझ में आई। यह पूरा प्लान टायसन की बेटी जेसिका का था। उसने अपने पिता को बचाने के लिए राय को जेल भेजा था और राय की समझदारी से उसने अपने पिता को आजाद भी करवा लिया। आखिर में राय के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी और इसी संघर्ष और न हार मानने की भावना के साथ वे दोनों अपने परिवारों से फिर से मिल गए और इसी खूबसूरत मिलन के साथ इस शानदार फिल्म का अंत हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों।